सभी का आज के लाइव सेशन में स्वागत है। अभी जो बीपीएससी 69th की जो इंटरव्यू प्रोसेस चल रही है, मैंने बहुत सारे मॉक में विद्यार्थियों से फेस टू फेस बात किया है और जिस तरह के इंटरव्यू के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए कुछ बेसिक बातें शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले, आप जब भी पोस्ट प्रेफरेंस जो भी देते हैं तो पोस्ट प्रेफरेंस के 1 to 3 जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस रखा है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसका क्या हायरार्की है, क्या कहाँ कहाँ पोस्टिंग हो सकती है, उसका मुख्य काम क्या है, कैरियर ग्रोथ की क्या संभावनाएं हैं, मतलब प्रमोशनल लास्ट स्टेज कहाँ तक जा सकते हैं, ये सारी चीज़। और साथ ही साथ उससे जुड़ा हुआ क्या ड्रॉबैक्स हैं वो भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैक्सिमम लोगों का, जितने लोगों से मैंने मॉक लिया है या शामिल रहा हूँ, तो उसमें लगभग 90% प्लस लोगों का फर्स्ट प्रेफरेंस बीएस रहा है। क्योंकि हम खुद बीएस में सिलेक्टेड हैं, 60-62 बैच के हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, जो बीएस का जो हायरार्की होता है वो सबसे पहले, आप जब वैकेंसी निकलता है आप देखते होंगे, सबसे पहले उसमें होता है बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस लिखा रहेगा और साथ ही लिखा रहेगा SDM/SDC, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या सीनियर डिप्टी कलेक्टर। तो ये उसका बेसिक पोस्ट होता है। आपकी जब भी पोस्टिंग होती है एज ए सीनियर डिप्टी कलेक्टर पोस्टिंग होती है। और अभी ही एक किसी का मॉक में मैंने पूछा था आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, तो उन्होंने बताया था अनुमंडल लेवल पे, जबकि ऐसा नहीं है। आपकी फर्स्ट पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी और डीएम के अंदर आपका दिया जाएगा, आपके कंट्रोलिंग डीएम होंगे। और वहाँ पोस्टिंग करने का मुख्य उद्देश्य होता है आपको व्यवहारिक ट्रेनिंग दिया जाए। व्यवहारिक ट्रेनिंग दिया है क्योंकि आपकी जैसी ही ज्वाइनिंग होती है सबसे पहले आपकी एकेडमिक ट्रेनिंग के लिए डिपार्ट भेजा जाता है। और वहाँ से आने के बाद वहाँ तो थ्योरेटिकल ट्रेनिंग हो जाती है, लेकिन व्यवहारिक ट्रेनिंग आपको डिस्ट्रिक्ट्स में होती है। डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रेनिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं जो जिला पदाधिकारी के अंदर आते हैं, और साथ ही साथ जुडिशियरी का ट्रेनिंग दिया जाता है, लगभग 15 दिनों का रहता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अलग अलग जजशिप में CGM, SCGM, ADJ ऐसे करके दिया जाता है। साथ ही साथ विभिन्न तरह के जो पदाधिकारी हैं उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड जगहों पे भेजा जाता है, ट्रेजरी की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये आपका फर्स्ट पोस्टिंग जो होता है वो सीनियर डिप्टी कलेक्टर के रूप में होता है। जैसे ही आपका प्रोबेशन ख़त्म होता है उसके बाद आपके लिए द्वार खुल जाते हैं और जगह पोस्टिंग के। तो या तो आप सीनियर डिप्टी कलेक्टर के रूप में ही कंटिन्यू करेंगे, या आप SDM के रूप में आपकी पोस्टिंग होगी, जो किसी अनुमंडल के आप प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। या आपका अगर राजस्व विभाग में पोस्टिंग हो जाता है तो DCLR के पद पे आपकी पोस्टिंग होगी। साथ ही साथ रेयर केसों में ऐसा होता है जो बहुत सारे लोग विभाग में पोस्टिंग करवाना चाहते हैं, पटना रहने का उनको शौक रहता है, तो वो सचिवालय के विभिन्न डिपार्टमेंट में एज ए OSD उनकी पोस्टिंग हो सकती है, विशेष कार्य पदाधिकारी, या किसी मिनिस्टर के पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में पोस्टिंग हो सकती है। तो ये हो गया उसका बेसिक पोस्ट। उसके बाद जब फर्स्ट प्रमोशन होता है वो एज ए डिप्टी सेक्रेटरी होता है। डिप्टी सेक्रेटरी पोस्ट जो होता है वो सचिवालय में आप किसी डिपार्टमेंट में डिप्टी सेक्रेटरी होते हैं, या अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पोस्टिंग होती है तो वो डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे पद हैं, जैसे DTO होता है, DLO होता है, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, या DSO होता है, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर। इस तरह की पोस्टिंग आपकी हो सकती है। उसके बाद जब सेकेंड प्रमोशन होता है वो अपर समाहर्ता लेवल में होता है, जिसमें आपकी फील्ड पोस्टिंग जो होती है वो अपर समाहर्ता का भी 4-5 टाइप होता है। अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था, अपर समाहर्ता लोक शिकायत, अपर समाहर्ता राजस्व। इसके साथ ही DDC के रूप में आपकी पोस्टिंग होती है, या आपकी नगर आयुक्त के रूप में पोस्टिंग हो सकती है। उसके बाद आपका थर्ड प्रमोशन जो होता है वो आपका अ, जो होता है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में होता है।
संयुक्त सचिव, जो आईएएस रैंक का होता है। अगर आपकी या तो आपका आईएएस के रूप में प्रमोशन हो जाता है तो फिर आईएएस के अकॉर्डिंग प्रमोशन मिलता है, नहीं तो आप एज ए ज्वाइंट सेक्रेटरी आप सचिवालय में किसी डिपार्टमेंट में पोस्टेड होते हैं। फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी के बाद आप एडिशनल सेक्रेटरी और उसके बाद स्पेशल सेक्रेटरी। ये बीएस का हायरार्की है। इसी तरह बीपीएस का भी इसी तरह से है। आप स्टार्टिंग में प्रोफेशनल रहते हैं, डीएसपी प्रोफेशनल रहते हैं। आपकी भी सबसे पहले राजगीर में, जो बीपीए राजगीर में आपकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आपको जिला में एसपी साहब के पास भेज दिया जाता है। उससे आपके किसी थाना में थाना प्रभारी के रूप में ट्रेनिंग दिया जाता है। उसके बाद फिर एसपी साहब के विभिन्न शाखाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रोबेशनर के रूप में रहते हैं। फिर आपको जब पोस्टिंग होती है प्रोबेशन के बाद, तो आपको एज ए एसडीपीओ आपकी पोस्टिंग हो सकती है, नहीं तो जिला में एसपी साहब के ऑफिस में अलग अलग डिपार्टमेंट के डीएसपी होते हैं। डीएसपी साइबर होते हैं, डीएसपी हेडक्वार्टर होते हैं, या डीएसपी लाइन होते हैं, इस तरह के हैं। उसके बाद उसका प्रमोशन होता है। अगर फर्स्ट प्रमोशन तो वो स्टाफ ऑफिसर के रूप में होता है, और उसके बाद एएसपी के रूप में होता है। उसके बाद फिर आईपीएस के रूप में उसका प्रमोशन होता है। तो मुख्य रूप से ये जो मैक्सिमम लोगों का बीएस या बीपीएस के रूप में प्रेफरेंस होता है। ये तो हो गया पोस्ट प्रेफरेंस के बाद। उसके बाद जहाँ तक वर्क का बात है, अगर बीएस आप पोस्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं तो सबसे पहले आप में क्लैरिटी होनी चाहिए। जो बीएस का जो मुख्य काम होता है वो प्रशासन का है। प्रशासन का मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और कोई भी योजना परियोजना अगर चल रही है तो उसको प्रशासनिक सहयोग प्रदान करना। लैंड डिस्प्यूट जो है, लैंड डिस्प्यूट के कारण कहीं शांति भंग ना हो, तो इसका आपको इंश्योर कराना होता है। इसके लिए आपको बहुत सारे एक्ट दिए रहते हैं। एज ए एसडीएम आपको धारा जो बीएनएसएस की अब न्यू जो एक्ट आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका बीएनएस का धारा 126 है, या 163 है, 64 है, 136 है। ये सब धारा के अंतर्गत आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आप अपना ये कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अब किसी भी स्थान पे शांति भंग को देखते हुए 144 का प्रयोग कर सकते हैं। ये मुख्य रूप से एसडीएम का काम होता है। साथ ही साथ अगर आप एज ए डीसीएलआर हैं तो आप सीओ के लेवल से जो काम पेंडिंग है या जो उनके स्तर से नहीं हो सकता है, उसमें आपके कोर्ट में आके आप उसमें डिसीजन देके आप उसमें भूमि विवाद को समाधान कर सकते हैं। ये हो गया आपका काम के बारे में। अगर पूछा जाए तो ये बताना है मुख्य रूप से। बाकी काम तो शायद मुख्य काम प्रशासन में आने के बाद आपका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है और प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराना है। उसके बाद यहाँ तक इंटरव्यू के लिए अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले आप अपने एक एकेडमिक्स पे आप फोकस कीजिए। एकेडमिक्स जो आप देते हैं, या मान लीजिए अभी आप डीएफ भर के दे रहे हैं, बहुत सारे इंटरव्यू में देख रहे हैं, लेकिन वहाँ आपका डीएफ नहीं रहता है, लेकिन आप ही से पूछा जाएगा आपकी एकेडमिक्स क्या है। तो एकेडमिक्स पे आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए। और साथ ही साथ आपको अगर ऑप्शनल पूछा जा रहा है तो ऑप्शनल के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी बात है, आप अंदाजिफिकेशन से बचिए। जो आ रहा है उसका टू द पॉइंट जवाब दीजिए, नहीं तो आप बिल्कुल सॉरी बोल दीजिए। सॉरी बोलना ज़्यादा बेहतर है कि आप गलत दिशा में घुमा घुमा के आंसर दे रहे हैं। ये प्रशासनिक आपका जो क्षमता है उसके विपरीत चला जाता है। अगर आप कोई भी सवाल का जवाब दे रहे हैं, अगर आपको क्रॉस क्वेश्चन किया जाए, अगर आपने बोल दिया है तो फिर आप उस पर कायम रहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि आप सही भी जवाब दे रहे हैं, फिर भी आपका आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है। वहाँ पे आपको बोला जाएगा ना, ये तो आप गलत बोल रहे हैं, ये सही नहीं है, ऐसा है लेकिन आप अगर बोल रहे हैं तो उस पर अड़ जाइए। उसके बाद डिसीजन अगर लिए हैं तो फिर कॉन्फिडेंट में रहिए। आप कॉन्फिडेंस के साथ दिखिए, हाँ मैंने डिसीजन लिया है तो फिर लिया है। यहाँ तक सरकारी योजना या सरकारी जो अभियान के बारे में जहाँ भी पूछा जाए, तो आप हमेशा सरकार के जो नीति हैं, जो अभियान है, उसका समर्थन में ही बात कीजिए। कभी भी पॉलिटिकल आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए सरकार के विपरीत बोलने से बचिए।
साथ ही अगर सरकार का कोई अभियान चल रहा है या पॉलिटिकल अगर आपको इंटरफेरेंस की जहाँ तक बात की जा रही है, तो आप बिल्कुल कहिए, हम उनको विनम्रतापूर्वक बताएंगे ये कानून है, ये है, हम कभी भी प्रेशर में आके गलत काम नहीं करेंगे, ये बताना है। उसके बाद जो आपका बोलचाल, जो दैनिक आपका जो बोलचाल है, जिस तरह से आप वार्तालाप करते हैं, उसी तरह में आप बोलिए। कभी भी बनावटी बात वहाँ बोलने का प्रयास मत करिए। बनावटी बात बोलिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस निश्चित रूप से उतना नहीं रहेगा जितना आप अपनी जिस भाषा में आप सहज हैं, जैसे आप बोलते हैं वैसे बोलें। तो हमेशा आप उसी तरह से बोलिए, कभी भी स्टाइलिश हिंदी या इंग्लिश बोलने का प्रयास नहीं कीजिए। जितना पूछा जा रहा है उतना ही बताइए, टू द पॉइंट बोलिए, छोटा बोलिए। जैसे ना पूछा उतना में ही बोल के आप चुप हो जाइए। जहाँ तक इंटरव्यू के लिए गेटअप का बात है, तो कभी भी चमकीले भड़कदार ये सब तरह के ड्रेस आपका नहीं होना चाहिए। आप एकदम सिंपल जो ऑफिशियल ड्रेस कोड होता है उसका पालन कीजिए। आपको जब भी अंदर बुलाया जाए, निश्चित रूप से परमिशन लेके ही अंदर जाना चाहिए। मैं आई कम इन सर, या क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये शब्द बोल के फिर आप जाइए, सबका अभिवादन कीजिए। फिर आपको जब तक बोला ना जाए तब तक आप चेयर पे मत बैठिए। उसके बाद जब भी पूछा जाए तो जो सदस्य आपसे एक सवाल जवाब कर रहे हैं उनसे तो आई कांटेक्ट कीजिए ही, साथ ही साथ और जो सदस्य बैठे हैं उनके भी तरफ प्रयास कीजिए, जो सबके साथ आपका आई कांटेक्ट बना रहे हैं। उसके बाद आपसे हॉबी निश्चित रूप से पूछा जाता है, तो हॉबी बताने में आप बनावटी चीज़ों से बचिए। हॉबी वैसा ही बताइए जो आपका असल में हॉबी है। ये नहीं कि हम बता रहे हैं हॉबी के नाम पे कुछ भी पद बोले जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ होता है जिसमें आपको फंसा सकता है। एक बार जब आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पे डाउन होगा तो फिर आप उसको रिकवर नहीं कर पाइएगा। इंटरव्यू, और इंटरव्यू 120 मार्क्स का है, तो समझ सकते हैं उसमें रेंज भी न, मार्क्स का रेंज भी नीचे 40 से लेके ऊपर 110 तक जा सकता है। तब समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण स्थान है इंटरव्यू का सिलेक्शन में, आपके रैंक बढ़ाने घटाने में। तो आप निश्चित रूप से इन सारी बातों को अगर ध्यान में रखेंगे तो आपका इंटरव्यू बेहतर जाएगा। कभी भी अपना जो आपका जॉब है या आपका जो एकेडमिक सब्जेक्ट है उसको छुपाने का प्रयास मत कीजिए। आप एकदम स्पष्ट बोलिए। अगर आप प्रेजेंट जॉब में हैं तो जॉब के बारे में आपको तो बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए, अब बताने में कोई गुरेज नहीं है। हाँ, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल बताइए मैंने तैयारी किया, झूठ बोलने से बचिए, कोई भी चीज़ साथ छुपाने से फिर आगे आपको कॉन्फिडेंस में कमी आएगी और आगे जाके वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये सब चंद सुझाव हैं जिसको अगर आप सही से अमल कीजिएगा तो निश्चित रूप से आपका इंटरव्यू जो है वो बेहतर जाएगा। आप लोग अच्छा तैयारी किए हैं, अच्छा परफॉर्मेंस रखे हैं, तब अभी इस स्टेज में आए हैं। इंटरव्यू के लिए आपका सिलेक्शन ही ये दर्शाता है कि आपको सब्जेक्ट की नॉलेज और परीक्षा का प्रिपरेशन आपने सही ढंग से किया है। और इंटरव्यू जो होता है वो नॉलेज टेस्ट बिल्कुल ही नहीं है। इंटरव्यू जो होता है वो आपका प्रशासनिक जो क्षमता है उसकी परख होती है, आपका कॉन्फिडेंस का जांच किया जाता है, साथ ही साथ आपके जो निर्णय लेने की क्षमता है, स्पष्टवादिता है, इसका ये टेस्ट लिया जाता है। वहाँ अगर आप किसी भी सवाल का जवाब अगर नहीं देते हैं तो ये ज़्यादा दिक्कत का बात नहीं है। दिक्कत का बात तब है जब आप अपना निर्णय बार बार बदलते हैं। आप किसी क्वेश्चन का आंसर देके फिर कहते हैं, अगर वो आपको क्रॉस करेगा तो फिर कहेगा नहीं ये होगा, ये नहीं। ऐसे अगर ढुलमुल करिएगा तो ये आपके लिए ज़्यादा खतरनाक होगा। तो इस तरह के बातों को अगर आप अमल में रखते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। जितना लोगों का इंटरव्यू हो गया है उनके लिए भी मेरी शुभकामनाएं हैं, और जिनका होने वाला है वो अगर चंद बातों को अमल करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला जो आपका इंटरव्यू है वो बेहतर जाएगा और परीक्षा का परिणाम भी आपके पक्ष में होगा। सभी को शुभकामनाएं देते हुए हम अपने जो आज का सेशन है उसको समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।